हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। समरी सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की सिविक्स। पहला चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। चैप्टर में दो हिस्से हैं। पहला तो ये समझा रहा है कि डेमोक्रेसी क्या है और दूसरा समझाता है कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। राइट, केस स्टडीज हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन थोड़ा थोड़ा समराइज करते हुए हम इसको चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लोगों को एक प्रकार से राइट देता है कि वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर लोगों के लिए वेलफेयर का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इनफ नहीं है। ये जो डेफिनेशन है ये एकदम परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट क्या है उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे फीचर्स, और फीचर्स बताए गए हैं किसकी मदद से? केस स्टडीज़ की मदद से। चलो, सबसे पहले केस स्टडी किसकी है? पाकिस्तान। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ जो कि आर्मी के जनरल होते हैं, ठीक है, आर्मी के जो लीडर होते हैं, वो मिलिट्री कूप करते हैं, यानी तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं। मिलिट्री की मदद से जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हटाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लेते हैं। इतना ही नहीं, अपनी पोजीशन को चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके वो प्रेसिडेंट की पोजीशन बना लेते हैं। उसके बाद एक रेफरेंडम कंडक्ट कराते हैं। रेफरेंडम यानी सारे लोगों से एक तरीके से डायरेक्ट वोट लेते हैं, ठीक है, और वो उस रेफरेंडम में उनके फेवर में ही रेफरेंडम का नतीजा होता है। लेकिन लोगों का ये मानना होता है, कई सारे उनके अपोजिशन का ये मानना होता है कि इन्होंने रेफरेंडम में मेल प्रैक्टिसेस किए इसलिए ये जीत गए। ठीक है, इसके बाद ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लाते हैं 2002 में, जो क्या बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है उसके पास डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के पूरे अधिकार हैं। मतलब, और प्रेसिडेंट कौन बन चुका था? परवेज़ मुशर्रफ ऑलरेडी। तो सारे जो चेंजेस थे ये अपने खुद के लिए करते जा रहे थे। देन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई, जो एग्जिस्टिंग सिविलियन कैबिनेट वहाँ पर काम करता था, लोगों के हित में काम करता था, उसके ऊपर इन्होंने एक काउंसिल बना दी जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो उसको सुपरवाइज करने वाली थी। मतलब ये जो थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी किसके हित में काम करने वाली थी? परवेज़ मुशर्रफ के लिए। तो हर तरफ से परवेज़ मुशर्रफ क्या कर रहे थे? अपने लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी मनमानी वहाँ पर कर सके। मतलब डेमोक्रेसी को हटाकर कोई एक तरीके से डिक्टेटरशिप लाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। पावर हेल्ड बाय अ नॉन इलेक्टेड लीडर। परवेज़ मुशर्रफ इलेक्टेड नहीं थे, लेकिन उनके हाथ में कंट्री की पूरी पावर आती जा रही थी। ठीक है, और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिया से अलग होने के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, लेकिन उसके बाद भी बार बार वहाँ पर मिलिट्री कूप्स होते रहे। तो ऐसी डेमोक्रेसी या ऐसी कंट्री जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है, लेकिन वहाँ पर लीडर के पास पावर जा रही है और वो लीडर लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहला फीचर जो डेमोक्रेसी का हमको यहाँ पे देखने मिलता है, पावर ऑफ फाइनल डिसीजन मेकिंग मस्ट रेस्ट विद द पर्सन इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होनी चाहिए? ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आया है। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि भाई कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहाँ पर आपके द्वारा इलेक्ट किया हुआ व्यक्ति पावर होल्ड नहीं करता है या डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला फीचर हमें देखने को मिलता है। अब हम दूसरी केस स्टडी पर पहुँचते हैं, जो कि है चाइना के बारे में। चाइना और मेक्सिको दोनों की केस स्टडी को मिलाकर एक कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाला है। चाइना में रेगुलर इलेक्शंस होते थे, लोगों को चॉइसेस भी मिलती थी, लेकिन समस्या क्या थी? फिर समस्या ये थी कि सारे लोगों को, सारे कैंडिडेट्स को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है इलेक्शन में लड़ने से पहले। मतलब कि अगर मैं चाइना में रहती हूँ और मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, कंटेस्ट करना चाहती हूँ इलेक्शन, तो मुझे पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए। अगर वो मुझे अप्रूव कर देते तब तो मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं कितनी भी केपेबल हूँ मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका मतलब घूम फिर के आप कहने को तो चॉइस दे रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट फेयर चॉइस लोगों के पास वहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं आएगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और दूसरी समस्या ये थी कि ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी ये सिंगल पार्टी काम कर रही थी। ठीक है, तो एक पार्टी की जो आइडियोलॉजीज़ होंगी उससे मिलते जुलते लोग ही हमेशा इलेक्शन में आ पाएंगे। दूसरा कोई व्यक्ति जो कुछ अलग सोच रखता है, अलग काम करना चाहता है, उसको एंट्री इलेक्शन में मिलेगी ही नहीं। तो आप वोट दोगे वो तो अलग बात है, वो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने देंगे। ठीक है, तो ये थी चाइना में प्रॉब्लम। मेक्सिको की बात करते हैं तो मेक्सिको में एक पार्टी थी PRI। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो इसके शॉर्ट फॉर्म से थोड़ा अलग है, तो ध्यान से देखना इसको। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यहाँ पर मेक्सिको में मल्टी पार्टी सिस्टम तो था, मतलब इस PRI के अलावा भी बहुत सारी पार्टीज वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्शन कंटेस्ट करती थी। लेकिन दिक्कत क्या थी? PRI जो थी ये काफ़ी सालों से इलेक्शन खुद ही खुद जीतते आ रही थी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी इसलिए जीत रही थी। ऐसा केस स्टडी में हमें बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिसेस को और डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती थी इलेक्शन जीतने के लिए। कैसी ट्रिक्स? यहाँ पर
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे या टीचर्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था या प्रेशराइज किया जाता था कि आपको अगर आपकी जॉब में रहना है, ठीक है, तो आपको पीआरआई के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। लोगों को, पेरेंट्स जो आएंगे या जितने भी आपके यहाँ पर काम लेने वाले या आपसे काम करवाने वाले लोग आ रहे हैं, आपको उन सबको कहीं ना कहीं फोर्स करना है या उनको इन्फ्लुएंस करना है कि पीआरआई को वोट दो, ठीक है। तो इस तरीके से एक वर्क प्रेशर बनाकर लोगों से ज़बरदस्ती पीआरआई को वोट दिलवाया जा रहा था और इसलिए उसको मेजॉरिटी मिल रही थी और वो जीतते चले जा रही थी, राइट। और इवन इतना ही काफ़ी नहीं था, लास्ट मोमेंट पर ये पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर देते एक जगह से दूसरी जगह पर, जिसके कारण कई सारे लोग तो वोट दे ही नहीं पाते थे, ठीक है, और जो दे पा रहे हैं उनको भी किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर लिया जाता था। तो ऐसी मैल प्रैक्टिसेस यूज़ करके पीआरआई जो थी वो हर बार इलेक्शन जीत रही थी, ठीक है। अब देखो, चाइना और मेक्सिको दोनों में इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, दोनों में पार्टीज़ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, लोग वोट भी दे रहे हैं। फिर डेमोक्रेसी क्यों नहीं है ट्रू सेंस में? इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो फ्री एंड फेयर चॉइसेस नहीं दे रहे हैं लोगों को, और पीआरआई जैसी पार्टीज जो हर साल ही जीत रही हैं, ठीक है, इनके कैंडिडेट्स के पास फेयर चांस ऑफ लूजिंग नहीं है, ठीक है। फेयर चांस ऑफ लूजिंग मतलब हर व्यक्ति के पास एक अपॉर्चुनिटी या एक ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ भाई हार भी सकता है ये व्यक्ति, तभी तो वो अच्छा काम करेगा। अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, तो हो सकता है कि मेरे काम में उतना परफेक्शन या उतना अच्छा काम मैं ना करूँ, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी पीआरआई के साथ और सीसीपी के साथ, राइट। तो दूसरा फीचर हमें देखने को क्या मिलता है? इलेक्शंस होना काफ़ी नहीं है, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, ठीक है, मतलब कि किसी भी प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस इसमें यूज़ ना की जाएं, ठीक है, और अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उनको अलग करके इलेक्शन कराना चाहिए। और जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है वो भी एक तरीके से फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अनवांटेड या एक तरीके से मैल प्रैक्टिसेस यूज़ करके आप इलेक्टोरल कंपटीशन को ख़राब करते चले जा रहे हो। दूसरे व्यक्ति को अगर आप फेयर तरीके से compete नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, आपके पास कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, तो वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहलाएगा, राइट। एंड एवरीवन शुड हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जैसे सबको जीतने की एक फेयर चांस होनी चाहिए, वैसे ही सबको हारने की भी एक फेयर चांस होनी चाहिए, तभी हम उसको सही सेंस में डेमोक्रेसी कहेंगे। फिर सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी, ये 3 कंट्रीज़ के बारे में हमें बताया गया है जहाँ पर वोटिंग राइट्स में इक्वालिटी नहीं थी। कैसे? सऊदी अरेबिया में 2015 तक वेमेन को वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है। एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटीज़ थी उनको वोटिंग के राइट्स नहीं मिलते थे, ठीक है, मतलब बाकी सबको थे, लेकिन रशियन माइनॉरिटीज़ जो थी वो वोट नहीं कर सकती थी। देन अगर हम फिजी की बात करते हैं तो वहाँ पर इंडिजीनियस फिजी जो थे सिर्फ उनको वोटिंग राइट थे या उनके वोट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजीज़। मतलब इंडियन लोग जो फिजी आइलैंड में जाकर कुछ काम कर रहे हैं या किसी वजह से सेटल्ड हैं, उनके वोट्स को उतना प्रेफरेंस नहीं मिलता था या उतनी इक्वालिटी हम कहें तो नहीं मिलती, ठीक है। जिसके कारण हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर आप इलेक्शन करा भी रहे हो और लोगों को इक्वालिटी नहीं दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ वोट, ठीक है, तो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो कहीं से नहीं है, ठीक है। जितने भी लोग हैं, अगर आप सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, ये जो एक आपको स्टेटमेंट लिखी मिल रही है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जितने भी लोग हैं सबके पास एक वोट होना चाहिए और उस एक वोट की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, सिंगल 1। ऐसा नहीं है कि मैं वोट डाल रही हूँ तो 1 काउंट हो रहा है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट वोट डाल रहे हैं तो 10 वोट्स काउंट हो जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। अगर सारे लोगों को, एक कंट्री में रहने वाले सारे सिटीजन्स को आफ्टर अ सर्टेन एज, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, उसकी एज क्या है 18+, राइट। अगर आप 18 ईयर्स या उससे ऊपर हैं और आपको वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा है किसी भी सर्टेन कंडीशंस की वजह से, तो वहाँ पर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते, ठीक है। चलो, लास्ट केस स्टडी है हमारे पास जिम्बाब्वे की। यहाँ का केस बहुत ही अलग है, बाकी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पार्टी है उसका नाम क्या है? ज़ानू PF, ठीक है। ये जो एक पार्टी है इसके लीडर होते हैं रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे असल में एक फ्रीडम फाइटर हम कह सकते हैं इन्होंने, क्योंकि जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलाया, इंडिपेंडेंस दिलाने में इन्होंने मदद की 1980 में, राइट। जब इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई तो लोगों को भरोसा हो गया कि अब ये जो है ये डेमोक्रेटिक तरीके से काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और डेमोक्रेटिक तरीके से काम तो इनको करना ही था, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल इसलिए किया था, आज़ादी इसलिए हुए थे ताकि डेमोक्रेसी को फॉलो कर सके। ये आई, इन्होंने डेमोक्रेसी को दोबारा से इस्टेब्लिश किया और फिर इन्होंने उसके हिसाब से काम करना चालू किया। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि कोई एक लीडर जो डेमोक्रेटिक तरीके से आया है वो भी नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर सकता है, अगर वो अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग जाए तो, ठीक है। कैसे?
इन्होंने मीडिया को, ऑपोजिशन को और जुडिशरी को, तीनों के फंक्शंस जो इंडिपेंडेंटली इनको करने चाहिए थे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिपेंडेंटली मीडिया हो, ऑपोजिशन हो, या फिर जितने भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। लेकिन रॉबर्ट मुगाबे ने अपने फ़ायदे के लिए इनको कंट्रोल करना चालू कर दिया था। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने चालू कर दिए, जिसके कारण ये अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो हमें एक बात ये समझ में आती है कि भाई सिर्फ एक लीडर का या सिर्फ एक गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट हो जाना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस हमेशा होनी चाहिए, ताकि उसको पता चलता रहे कि हमें एक दायरे में रहकर अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, और अगर हम नहीं करेंगे तो हमको भी हटा दिया जा सकता है। मतलब अगेन फेयर चांस ऑफ लूजिंग यहाँ पर आ जाता है। सारे फीचर्स जो हैं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब टकराने का मतलब है एक दूसरे के साथ आकर काम कर रहे हैं। जब सारे फीचर्स एक साथ अप्लाई होंगे तभी हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो फोर्थ फीचर हमको देखने को क्या मिलता है, गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और भाई ये लिमिटेशन लगाएगा कौन, ये लगाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, कुछ बेसिक रूल्स वगैरह बता देना कि भाई इसी के हिसाब से सारे लोगों को काम करना है, सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार के रिलेशंस होंगे, एस्पिरेशंस क्या हैं, ये हम सेकेंड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमने फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देख लिया। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि भाई सिटीजन्स के राइट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट हमेशा होती रहनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट करने के कई सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी उसके कुछ सर्टेन फीचर्स के हिसाब से ही काम करेगी। अब हम देखते हैं कुछ डिमेरिट्स और मेरिट्स। डिमेरिट्स देखो भाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि बार बार डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते हैं, होंगे ही सही, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको हटाकर दूसरे व्यक्ति को लाया जाएगा, जिसके बार बार लीडर्स के चेंज होने के कारण क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है और स्कीम्स जो हैं या पॉलिसीज़ जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। नो मोरालिटी, पावर प्ले, पॉलिटिकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है, उसमें लोग डर्टी ट्रिक्स यूज़ करने लग जाते हैं, अपने खुद के प्रेफरेंसेस के हिसाब से काम करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ जो हैं उनका आपको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है। डिस्कशंस, डेमोक्रेसी 3Ds पे काम करती है ना, डिबेट, डिस्कशन, डिसाइड। ये 3Ds के कारण इतना सारा डिस्कशन होता है, इतना सारा डिबेट होता है कि डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो हमारे यहाँ पर काम जो है, प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। करप्शन, इसको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ठीक है, और सबको ढेर सारे राइट्स हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं करप्शन की जगह बन जाती है, एक लूप होल की तरह काम कर जाता है। देन बैड डिसीजंस, नो एक्सपर्ट्स, जितने भी लोग पॉलिटिकल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शंस लड़ रहे हैं, वो सारे लोग किसी भी एक सर्टेन फील्ड के एक्सपर्ट्स हों ये तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बहुत कम ऐसा है कि बहुत एक्सपर्ट लोग इस फील्ड में जा पाते हैं। ठीक है, सर्टेन एक पोजीशन को होल्ड करने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो हो सकता है कि वो ख़राब डिसीजंस ले लें। देन ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो देयर बेस्ट इंटरेस्ट, बहुत सारे लोग वोट तो कर रहे हैं लेकिन वो अपना बेस्ट इंटरेस्ट नहीं जानते। ठीक है, बहुत सही डायरेक्शन में सोचकर वो वोट नहीं दे पाते हैं। राइट, सो दीज आर ऑल दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब चलते हैं मेरिट्स के ऊपर। हर चीज़ के पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी हैं, और नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव्स भी हैं। मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स कांट इग्नोर पीपल। डेमोक्रेसी में जहाँ पर लोग वोट दे रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी लीडर्स जाते हैं वो अकाउंटेबल हैं, जवाबदार हैं, वो सिटीजन्स को या अपने पीपल को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इग्नोर करेंगे तो हम लीडर्स को चेंज करने की पावर अपने हाथ में रखते हैं। ठीक है, देन क्वालिटी डिसीजन मेकिंग, डिबेट्स, जितने ज़्यादा डिबेट्स डिस्कशंस हो रहे हैं उससे एक पॉसिबिलिटी तो है जो हमने अभी देखी कि क्या हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन साथ में डिबेट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के डिसीजन लेने के चांसेस हैं। गलती करने से, हेस्टी डिसीजन से हम यहाँ पर बचते हैं। डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेसी सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ कराने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी, क्योंकि सबको इक्वालिटी देना है हमको। देन एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, कैसे? पॉलिटिकल इक्वालिटी। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वालिटी देता है, लेकिन डिग्निटी कब बढ़ रही है? जब हम हर तबके के व्यक्ति को, हर क्लास, हर कास्ट के व्यक्ति को क्या दे रहे हैं? राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट, ये मिलने से व्यक्ति की जो डिग्निटी है, आत्मसम्मान है, वो बढ़ता है। कैसे? जब वो बराबरी पर खड़े होता है हर दूसरे व्यक्ति के साथ वोट देने के लिए। देन अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, डेमोक्रेसी हमें चांस देती है
कि हमें अगर लगता है कि हमने एक बार गलत व्यक्ति को वोट दे दिया तो अब हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी मुश्किल है मिलना। मोनार्की में चेंज नहीं कर सकते, डिक्टेटरशिप में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेसी में चेंज कर सकते हैं अपनी खुद की गलतियाँ, राइट। और साथ में बहुत सारे डेमोक्रेसी में बहुत सारे दूसरे राइट्स भी देती है जो हम आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे, जिससे ये समझ में आता है कि एक सिटीज़न के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है। लेकिन जैसे कि हम डिमेरिट्स देख चुके हैं, हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी में लूप होल्स नहीं है या डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार का कोई डिसएडवांटेज या डिमेरिट नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी कंपैरेटिवली बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको 15-16 मिनट्स में सारा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया अच्छे से। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए तो इसके नीचे आप कमेंट में नोट्स लिख दें। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पर आप जाकर सारे PDFs को ले सकते हैं, राइट। सो आई होप रिविजन अच्छे से हो गया है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, कॉमेंट करके मुझे बताएं और कौन से चैप्टर्स का आप रिवीजन चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड अनुशाला टिल देन प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।